वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटिकल का देसी अड्डा। ट्वेल्थ में पॉलिटिकल साइंस का जो दूसरा भाग है उसमें पहला जो अध्याय है वो आपके रहेगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की विशेषताएं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और आपको किन बातों पे फोकस करना है उनके बारे में ज़रा देखिए। लेकिन उससे पहले एक कथन आता है, वो कथन क्या है और किसने कहा उसके बारे में समझिए। वो कथन जो है वो कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि भारत का संविधान कार्य करने योग्य है, लचीला है और एकता बनाए रखने का सामर्थ्य रखता है। कुछ इस प्रकार भारत के संविधान के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने बात कही थी। अब हम बात करते हैं भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तकरीबन 20 विशेषताएं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दी हुई है, आपके पाठ्यक्रम में दी गई है। जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं में सबसे पहली वो आएगी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरी आएगी प्रस्तावना, तीसरी आएगी विश्व का बड़ा संविधान, चौथा आएगा लिखित व निर्मित संविधान, पांचवा आएगा संसदीय शासन व्यवस्था, छठा आएगा मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य, सातवां आएगा निदेशक तत्व, आठवां आएगा समाजवादी राज्य, नौवां आएगा वयस्क मताधिकार, 10वां आएगा पंथ निरपेक्ष, 11वां आएगा विलक्षण दस्तावेज, 12वां आएगा एकात्मक व संघात्मक तत्वों का संयोग, 13वां आएगा स्वतंत्र न्यायपालिका, 14वां आएगा कठोर व लचीले का मिश्रण और 15वां आएगा न्यायिक पुनरावलोकन, 16वां आएगा विश्व शांति समर्थक, 17वां आएगा आपातकालीन उपबंध, 18वां आएगा एकल नागरिकता, 19वां आएगा लोक कल्याणकारी राज्य और अंतिम 20वां आएगा पिछड़े व अल्पसंख्यकों के लिए व्यवस्था करना। इन सब के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो होगा आपके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो एक विशेषता है, इसका तात्पर्य होता है कि जो भारत का संविधान है वो भारत की जनता के द्वारा ही निर्मित होगा। अब भारत की जनता के द्वारा कैसे निर्मित होगा इसके बारे में समझिए। भारत की जनता सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण करेगी और संविधान सभा जो है वो संविधान का निर्माण करेगी। तो इनडायरेक्टली या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम कहें कि भारत का संविधान जो है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात भारत की जनता के द्वारा निर्मित किया गया है। दूसरी जो आपके विशेषता है वो आएगी प्रस्तावना। अब प्रस्तावना विशेषता जो है वो है उसमें कुछ इस प्रकार कहा गया है कि भाई संविधान के जो उद्देश्य और लक्ष्य हैं उनको प्रस्तावना में दर्शाया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना जो संविधान के स्टार्ट में शुरू में दी जाती है और इसका जो प्रावधान है वो अमेरिका से लिया गया है। ये किसी भी देश में जो लिखित संविधान होता है उसके शुरू में प्रस्तावना दी जाती है और प्रस्तावना की जो भाषा शैली है वो ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है जबकि ये अमेरिका से ली गई है, ऐसा कहा जाता है। अब प्रस्तावना जो है वो संविधान के शुरू में क्यों दी गई? क्योंकि संविधान के लक्ष्य क्या है, संविधान के उद्देश्य क्या है वो प्रस्तावना में दर्शाया गया है और प्रस्तावना पढ़ने मात्र से हमें पता लग जाता है कि भाई संविधान का क्या उद्देश्य रहेगा, संविधान का क्या लक्ष्य रहेगा। प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक कुंडली कहा है। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना का जो है वो के.एम. मुंशी ने राजनीतिक कुंडली कहा है। अब आपकी जो तीसरी विशेषता आती है वो आती है विश्व का सबसे बड़ा संविधान। मित्रों, विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमें कैसे पता विश्व का सबसे बड़ा संविधान होगा? ज़्यादा लिखा हुआ होगा या फिर कुछ और बात होगी? तो हम कह सकते हैं कि कोई भी संविधान बड़ा या छोटा कैसे होता है, अगर हम इसके बारे में चर्चा करने जाएं तो हम मोटे मोटे रूप में ये ध्यान रखेंगे कि कौन से देश में किस संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, इसके अनुसार हमें पता लगेगा कि वो संविधान बड़ा है या छोटा। अगर हम अमेरिका की बात करें, तुलना करें अगर भारत की संविधान की और अन्य देशों के संविधान की, तो तुलना का जो स्रोत होगा, जो तत्व होगा वो होगा अनुच्छेद।
अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 395 अनुच्छेद है। अगर भारत की तुलना किसी और देशों के साथ करें, जैसे कि अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका के पास केवल 7 अनुच्छेद हैं। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलिया में 128 अनुच्छेद हैं, अफ्रीका में 153 अनुच्छेद हैं, और भारत का तो आपको पता है ही 395 अनुच्छेद है। अगर हम भाग की बात करें तो भारत के संविधान में 22 भाग हैं, और अगर अब तक भारत के संविधान में कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो वो भी संविधान को बड़ा बनाने के लिए या संविधान को जीवित रखने का प्रमाण होता है कि भी संविधान अब भी जीवंत है कि उसमें संशोधन की प्रक्रिया रखी जाती है। इसलिए भारत के संविधान को जीवंत संविधान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में हम आवश्यकता के अनुसार संशोधन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अब तक भारत में कितने संशोधन हो चुके हैं। मित्रों, अब तक भारत के संविधान के जो है वो 104 संशोधन हो चुके हैं। हम मोटे मोटे रूप में 100 के बाद संशोधनों की बात करेंगे, मुख्य रूप से जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें याद रखने की आवश्यकता है। तो देखिए, 101वां जो अनुच्छेद है वो जीएसटी को लेके हुआ था। 101वां संविधान संशोधन जो है वो जीएसटी को लेके हुआ था। 102वां संविधान संशोधन जो है वो ओबीसी आयोग को लेके हुआ था। 103वां जो संविधान संशोधन है वो जनरल आरक्षण को लेके हुआ था, जो 10% सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और अभी ताज़ा जो एक संविधान संशोधन हुआ है वो हुआ है 104वां। 104 में जो है वो SC ST के जो आरक्षण का प्रावधान है उसे 10 वर्ष के लिए फिर से बढ़ाया गया है, और उसे अगले 10 वर्षों के लिए, या फिर यूं कहें 2030 तक यथावत रखा गया है। जैसा था वैसा रखा गया है, उसको बढ़ाया गया है। ये आरक्षण जो है वो 2020 में समाप्त होने वाला था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन कर इसे अगले 10 वर्षों के लिए यानी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। और ये जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है ये 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा किया गया। ये बात मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। अगली विशेषता की बात करें तो अगली विशेषता हो जाएगी संसदीय शासन व्यवस्था। मित्रों, संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आखिर संसदीय शासन व्यवस्था होती क्या है। संसदीय शासन व्यवस्था का तात्पर्य यहाँ पे ये हो गया कि जो कार्यपालिका होती है, यहाँ कार्यपालिका तात्पर्य प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति से है। जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका मतलब कि संसद, कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मतलब कि उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, क्या नहीं किया, क्या किया, इन सब के बारे में चर्चा होती है। आपने देखा होगा संसद में विपक्ष जो है वो सरकार पक्ष को पूछते हैं कि भी आपने क्या किया और आपने अगर ये कानून बनाया तो क्यों बनाया। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका मतलब कि संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। इसमें अगर हम संसदीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं, इसमें एक बात और निकल के सामने आती है। वो बात ये निकल के आती है कि भाई जो राष्ट्रपति की स्थिति होती है वो संवैधानिक होती है और वास्तविक शक्ति जो है वो कार्यपालिका के पास होती है, या फिर यूँ कहें कार्यपालिका का जो मुखिया होता है इसमें वो ये प्रधानमंत्री होता है। अर्थात जो वास्तविक शक्ति होती है वो कार्यपालिका के पास होती है। और संसद में अगर विश्वास समाप्त हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को इस व्यवस्था के अनुसार त्याग पत्र देना होता है। और इस व्यवस्था के अनुसार मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व करता है, जो मंत्रिमंडल का मुखिया होता है, या फिर यूं कहें जो सब मंत्री होते हैं, सब मंत्रियों से मिलकर एक मंत्रिमंडल बनता है और उस मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है और संसदीय शासन व्यवस्था में ये सारे के सारे हमें ध्यान रखने ही पड़ेंगे कि भी ऐसा होता है। क्या भारत में संसदीय शासन व्यवस्था केवल केंद्र स्तर पर रखी गई है या फिर राज्य स्तर पर भी है? तो अगर हम बात करें तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था राज्य स्तर पर भी रखी गई है। जिस प्रकार वहाँ पे राष्ट्रपति संवैधानिक
स्थिति में है उसी प्रकार यहाँ पे संवैधानिक स्थिति में राज्यपाल है। वहाँ पे कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो है उसका मुखिया जो है मंत्रिमंडल का वो प्रधानमंत्री होता था। अगर हम राज्य की बात करें तो यहाँ पे वास्तविक शक्ति जो है और मंत्रिमंडल का जो मुखिया है वो मुख्यमंत्री होगा। अगली बात करेंगे मौलिक जो आपकी विशेषता है अगली वो है मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। मित्रों, मूल अधिकार जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं और इनका जो उल्लेख है वो हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है। और अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्यों की बात करें तो मूल कर्तव्य जो है वो रूस से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य के बारे में और मूल अधिकारों के बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आपका एक और अध्याय आएगा, उसमें हम इसमें पूरे डिटेल में या फिर यूँ कहें संपूर्ण रूप से इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम मोटे मोटे रूप में बता देते हैं कि मूल कर्तव्य और मूल अधिकार कितने हैं। मित्रों, मूल अधिकार जो है वो शुरुआत में कहें जब संविधान का निर्माण हुआ था तब हमारे पास कुल 7 मूल अधिकार थे। उसमें से एक संविधान संशोधन हुआ 44वां 44 संविधान संशोधन 1978, उसके द्वारा एक संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है और अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो फिर हम यूं कहें कि वर्तमान में हमारे पास केवल 6 मूल अधिकार ही हैं। अब वो 6 मूल अधिकार कौन से हैं जरा देखिएगा। सबसे पहला आपके पास हो जाएगा समानता का अधिकार, दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा हो जाएगा संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कुल 6 अधिकार जो है वो हमें दिए गए हैं। बात समझिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का अगर हनन करता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय की शरण ली जा सकती है। या फिर यूं कहें कि राज्य या फिर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का अगर हनन करता है, उसके अधिकारों का अगर उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में हम राज्य अथवा मनुष्य या फिर उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अर्थात छोटे से शब्द में कहें तो ये वाद योग्य है। अगली हम बात करेंगे, एक संविधान संशोधन हुआ था 86वां संविधान संशोधन जो 2010 में लागू हुआ। इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया। ये बात मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा कि 86वां संविधान संशोधन 2010 जो 2002 में लागू हुआ, 2010 में बना, तो इसके द्वारा जो है वो शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया और अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया और उसमें ये कहा गया कि भाई 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा जो है वो प्राप्त होगी ही होगी। MC छागला जो है एक विद्वान है, MC छागला राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने ये कहा कि अधिकारों की रक्षा न्यायालय को सौंपकर देश ने गर्व का काम किया है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमारे संविधान ने जो है वो अधिकारों की रक्षा न्यायालय को सौंपकर ये देश के लिए गर्व का क्षण पैदा कर दिया है या गर्व का क्षण हमें दे दिया है। ये परिभाषा जरा याद रखिएगा। अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे पास केवल 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 11वां मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और वो मूल कर्तव्य है हमारा शिक्षा का कर्तव्य। यानी कि प्रत्येक अभिभावक का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष के हैं उनको शिक्षा दिलाएं ही दिलाएं। ये सारी की सारी चीज़ें हम सबको याद रखनी है। धन्यवाद।